मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज इस अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट्रो में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मकान का आंतरिक वास्तु कैसा होना चाहिए और उसको भूखंड पर निर्माण करते समय वास्तु यंत्र का प्रयोग क्यों करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिया है जो भूखंड पर निर्माण आरंभ करते समय करना आवश्यक होता है, जिसके वजह से भूखंड में निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और उसका निर्माण कार्य सुचारू रूप से सफल हो। और उस भूखंड पर मकान बनने के पश्चात जो भी भूमि स्वामी और उनके परिवार के सदस्य उसमें रहते हैं वो खुश रहें, संपन्न रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें और विकास के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसा अपना विचार है। तो ये इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको इस जानकारी से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। मैंने यहाँ पर ये एक चार्ट बनाया हुआ है। ये भूखंड का साइज है, भूखंड का प्रकार है। आज मैं इस एपिसोड में पूर्व दिशा फेसिंग जो भूखंड है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आगे मैं और दूसरे दिशाओं से फेसिंग भूखंड के बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व दिशा का भूखंड ही उचित रहता है और फलदायी रहता है, बाकी दिशाओं के नहीं। ऐसा नहीं है, सभी दिशाओं के भूखंड उचित होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस धरा पर सारे भूखंड पूर्व मुखी हैं, पूर्व फेसिंग है। तो दक्षिण फेसिंग भी हैं, उत्तर भी हैं, पश्चिम भी है। तो जो भूखंड जिस प्रकार का होता है उसके अनुरूप ही उसमें निर्माण की संरचना की जाती है। तो आगे मैं बाकी मुखी जो भूखंड हैं उनके बारे में भी, उनके विषय में भी जानकारी आपको दूंगा। तो आज मैं इसमें पूर्वमुखी जो भूखंड है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये भूखंड मैंने बनाया हुआ है। पिछले एपिसोड में भी मैंने अपने भूखंड के बारे में ये जानकारी दी थी कि कौन प्लॉट पर, मकान पर, भूखंड में जो इनकी संरचना होती है, इसके दोष को जो हम ज्ञात करते हैं उसके बारे में मैंने वर्ड के बारे में जानकारी थी। वो मैंने वर्ड दर्शाए हुए थे, का, काखा, गागा या चाचा चाचा जो भी है इस प्रकार का दिया था। तो उससे हम उसका दोष निकालते हैं। तो वही सेम पैटर्न पर ये मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कौन सा भाग भूखंड का उच्च का हो। जब आप निर्माण करते हैं उस वक़्त हम जब उसकी आधारशिला रखते हैं उस तब हमें ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भूखंड का जो लेवल होता है उसका ईशान कोण की तरफ ढलान रहे, क्योंकि जल का प्रभाव जो है वो पश्चिम दक्षिण कोने से उत्तर पूर्व कोने की तरफ ही है। नदियां सारी पश्चिम से पूर्व को बहती हैं और इसमें नीचा होने से ईशान कोण, यहाँ से जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो उनको अंदर प्रवेश करने में आसानी रहती है। हमारी जो हवा है जो पूर्व दिशा से आती है बहुत ही स्वच्छ हवा होती है वो, क्योंकि सूर्य और चंद्र पूर्व दिशा में उनका उदय होता है। और जब प्रातःकाल की और ब्रह्म मुहूर्त की जो हवाएं होती हैं
वो बहुत ही सुंदर और निरोग रखने वाली हवाएं होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के और सैर करना चाहिए। उस वक्त की हवाएं जो होती हैं, वो वातावरण जो होता है उस वक्त का, ब्रह्म मुहूर्त का, और चंद्र और सूर्य का जो उदय का काल होता है, रात्रि में चंद्र का होता है, सुबह को सूर्य का होता है। तो ऐसे समय पर जो है हमारी हवाएं और वातावरण बहुत ही उपयोगी होता है। शारीरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही फलदायक होता है। इसलिए हम इसको ईशान कोण को थोड़ा सा नीचा रखते हैं, और धरा भी हमारी लगभग 33 डिग्री टिल्टेड है इसी कोण की तरफ। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और भूखंड पर निर्माण करते समय इन सारी बातों का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये हमने यहाँ पर जो बनाया हुआ है, ये हमारा एक भूखंड है, सेम वही भूखंड है जो हमने वहाँ पर दर्शाया हुआ है। पूर्व दिशा है इसकी, ये यहाँ पर पूर्व दिशा है इसकी, और हमने इसको ये ईशान कोण से ये हमने इसको एंट्री दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हमने इस पर एक कल्पना की है जो आकार की, और इसमें निर्माण की कौन सा सुविधा हमारी किस जगह पर होना चाहिए, वो बहुत ही उत्तम है और वास्तु के अनुसार बिल्कुल ही सुदृढ़ और उपयोगी है। तो हमने यहाँ पर ये इसको एंट्रेंस दिखाया हुआ है। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके एक तो हम यहाँ पर स्वागत कक्ष, ये हमारे अतिथि जो आते हैं उनको बिठाने के लिए यहाँ पर ये है, और ये लॉबी है। इसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, लॉबी भी कहते हैं, लिविंग स्पेस भी कहते हैं। ये हमारा पूजा स्थल है। यहाँ पर ये स्टेयरकेस है हमारा, और ये घूमता हुआ जा रहा है ऊपर को, और ये हमारे शयन कक्ष हैं। ये शयन कक्ष है, इसको हम अतिथि शयन कक्ष भी कह सकते हैं। अतिथि के लिए ये बड़ा उपयोगी रहता है, क्योंकि ये वायव्य कोण जो है वो अस्थिरता के लिए जाना जाता है। ये क्योंकि इसका ये यहाँ पर शयन कक्ष जो अतिथियों के लिए, ये हमारे भूमि स्वामी के लिए, ये स्वामी के लिए होता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज है, एयर है, वायु है, हमारी हवाएं हैं, सीधी वहाँ तक पहुँचती हैं, और जिससे कि हमारे जो भूमि स्वामी है उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और ये स्टेबिलिटी यहाँ पर होती है। सबसे जो पॉइंट मेन है वो स्टेबिलिटी पॉइंट है ये। तो जो भूमि स्वामी है, मकान का स्वामी है, उसको यहाँ पर इसलिए हमको रखने का रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी रहे, ताकि भूमि स्वामी जो है वो स्वस्थ, सुदृढ़, मानसिक रूप से हेल्दी रहे, और सुख, शांति, समृद्धि सब रहे। क्योंकि वास्तु जो है ना, वास्तु यहाँ से इधर, यहाँ पर जो है वास्तु का हेड है और इधर लेग्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि हमको वजन बहुत होना चाहिए, हाइट को ऊंचा होना चाहिए। इसका एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे जो निगेटिव वाइब्रेशंस है वो इधर से ही आती हैं, सब नेतृत्व कोण से ही आती हैं, और दक्षिण की दिशा से जितनी भी हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशंस और सब चीज़ें आती हैं। तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ पर इसको भाग को ऊंचा रखते हैं। जब हम 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल इसको बनाते हैं, उसके बाद हमको इस कॉर्नर को, सभी लोग हम अमूमन ये बात करते हैं कि इस भाग को हम ऊंचा कर दें। अगर कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन छत पे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम ऐसा एंगल में एक पिलर बना देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर एक फ्लैग लगा देते हैं ऊपर छत पे, जिससे ये होगा। या हम यहाँ पर एक थोड़ा दीवार बना करके यहाँ पर टीन शेड डाल देते हैं जहाँ पर स्टोर के काम आता है, तो वो यहाँ कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर शौचालय हो गया, स्नानघर हो गया, स्टोर हो गया,
और रसोई हमारी हमेशा अग्नि कोण पे ही होती है। और ये इसलिए और भी लोकेशंस हैं इसके रसोई के, मैं दूसरे जो फेसिंग प्लॉट्स हैं या भूखंड हैं उनका मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा उसके बारे में। रसोई के बारे में और भी लोकेशंस मैं बताऊंगा आपको। और इन 4 लोकेशंस की आंतरिक रचना के बाद मैं आपको ये भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि किचन में टैप्स किधर होने चाहिए, और ये आपका बर्नर किधर होना चाहिए, फ्रिज किधर होना चाहिए, बाथरूम में क्या फिटिंग्स होनी चाहिए। बाथरूम में मेन जो होता है वो सीट का होता है, WC का होता है, उसका डायरेक्शन का बहुत महत्व है। वो मैं आगे एपिसोड में बताऊंगा आपको। अभी मैं इसकी संरचना के बारे में कि संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए, ये आंतरिक संरचना किस प्रकार होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को समझने के उपरांत हमें एक चीज़ और समझ लेना पड़ेगा कि जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन आरंभ करते हैं उस वक्त जो हमको उस समय पर जो हम फाउंडेशन रखते हैं वहाँ पर हमें एक, ये हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये वास्तु यंत्र होता है, आपको जानकारी भी होगी आप लोगों को। उसको हम मंत्रों द्वारा उसको उच्चारण करके उसके बाद उसको हम एक मिट्टी के बर्तन में या लकड़ी के बना करके फ्रेम में या मिट्टी का बर्तन ले लेते हैं, उसमें रख के फूल वगैरह सामग्री वगैरह जो उसका पूजन का सामान होता है उसमें रख करके, और उसको हम भू प्लाट जो है हमारा भूखंड है वो ईशान कोण में वहाँ पर उसको जो उसकी बाउंड्री है वहाँ से 1-2 फीट इधर छोड़ करके हम यहाँ पर 2 या 2.5 फुट गहराई पे इसको यहाँ पर दबाते हैं, उसको रखते हैं यहाँ पर और ऊपर से उसको कवर करते हैं। तो वो जो वास्तु है यंत्र वो हमारा वास्तु दोष को हमेशा निष्क्रिय करके रखता है, वासुदेव उसको कभी आने नहीं देता उस भूखंड में और या उस मकान में। और इसके अतिरिक्त एक और है जो इससे जुड़ा हुआ है, मकान जब बनता है और तैयार होता है तो उसके द्वार पर, मुख्य द्वार पर हमें एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए। और स्वास्तिक का चिन्ह जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। उसमें 2 चीज़ें हैं, जो ये बन गया स्वास्तिक का चिन्ह जो मैंने बना दिया है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये बिंदु लगाना भूल जाते हैं। ये बिंदु लगाना बहुत ज़रूरी है, इनका बहुत महत्व है। तो ये इस तरीके से हमें स्वास्तिक का चिन्ह जो है वहाँ पर ज़रूर लगाना चाहिए। और आप जिस भी देवी या देवता का पूजन करते हैं घर में, जिनको भी मानते हैं, वो अपना आप मानिए, उसमें कहीं कोई व्यवधान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा अपना मत ये है कि घर में श्री राम और श्री कृष्ण का फोटो या तस्वीर वो पश्चिम दीवार पर जरूर लगा के रखना चाहिए। उसका एक कारण ये है कि श्री राम सूर्य के अधिपत्य हैं, सूर्य का अधिपत्य जो है वो श्री राम को है और चंद्र का है श्री कृष्ण को है। तो जब सूर्य भेदी या चंद्र भेदी मकान होता है तो उसमें जब ये फोटो लगा होता है, तस्वीर लगी होती है, तो वहाँ कहीं पर भी अगर कहीं दोष भी रहता है तो वो उसका निवारण हो जाता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, तो इसलिए ये ज़रूर लगा के रखना चाहिए। तो मित्रों, मैं ये आपको पूर्व मुखी प्लॉट के बारे में और इसकी आंतरिक रचना के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। आप इसका अनुसरण करेंगे और मैं चाहूँगा कि ये एपिसोड पसंद आया है आपको तो आप ज़रा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जो हमारे एपिसोड्स हैं वास्तु के ऊपर और तो वो आप तक पहुँचें और आप उसका
ज्ञानवर्धन कर सकें, क्योंकि और आगे भी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आऊँगा मैं आपको। अंतर, कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है, कौन सी वस्तु नहीं रखनी है, कौन सा स्थान किस वस्तु के लिए है। अब मान लीजिए छोटी सी एक बात है, झाड़ू कहाँ रखनी है और कैसे रखनी है, घर में और वस्तुएं हैं वो कहाँ रखनी है, मनी प्लांट कहाँ रखना है, दर्पण कहाँ लगाना है, इस सब चीज़ों की जानकारी मैं आगे चल के अपने एपिसोड में दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो इस एपिसोड में मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।